डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक? ऑप्शन ए डेबिट साइड, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी इनकम, ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर। पहले तो बोला उन्होंने कि डिस्काउंट रिसीव कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब साइड हमें पता है कैश बुक की दो ही होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड पे हमारी सारी आती हैं रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे आती है हमारी पेमेंट्स। और बात की उन्होंने डिस्काउंट की, और डिस्काउंट कहाँ पे आएगा अगर आप ध्यान से देखें, डिस्काउंट विल कम इन दी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक और कॉलम ऐड हो जाता है किसका, डिस्काउंट का। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक बार मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ, एक मिनट मैं दोबारा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हम बना रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो उसमें 3 कॉलम्स आते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट का। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कैश, बैंक, डिस्काउंट, देन अगेन कैश, बैंक, डिस्काउंट, दोनों तरफ आगे 3-3 कॉलम्स। नाउ जब हमने डिस्काउंट रिसीव करा तो वो कैश बुक की कौन सी साइड पे आएगा। अब डिस्काउंट की बात है, ये तो पता है डिस्काउंट कॉलम का ही रोल है, कैश और बैंक का नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट की ही बात करेंगे, डिस्काउंट कॉलम की। वो कह रहे हैं कि कैश बुक की कौन सी साइड पे आएगा डिस्काउंट रिसीव। अब इसको आप 2 तरीकों से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो ईजी, डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, सिंपल कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी हमने डिस्काउंट रिसीव करा उसका अमाउंट लिख देंगे, तो इसका आंसर तो है क्रेडिट साइड। या तो ये लॉजिक रखें, ये काफ़ी सिंपल है, ऐसे याद रख सकते हैं। वरना अगर आपने ऐसे देखना है, डिस्काउंट हम रिसीव कब करेंगे, जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे वो थोड़ा हमें डिस्काउंट दे देंगे। पेमेंट करते टाइम हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, पेमेंट करते टाइम, तो हमें पता है पेमेंट कहाँ पे आती है, ऑन दी क्रेडिट साइड। तो आप इसको इस वे में भी याद रख सकते हैं कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे डिस्काउंट रिसीव करते हैं, इसीलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आता है। या फिर वही दूसरा रीज़न कि आप याद रखें डिस्काउंट रिसीव इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने जब इनकम रिसीव करी तो इसीलिए आया क्रेडिट साइड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कब होता है, जब हमें डिस्काउंट अलाउ करा होता, हमने डिस्काउंट अलाउ करा, हमारा एक्सपेंस होता, तब हम करते डेबिट साइड पे। या वैसे रखते एक्सपेंस है तो मानते, या हम बोलते डिस्काउंट कब अलाउ करते हम, जब हम किसी को सेल्स करते, कुछ हम रिसीव कर रहे होते पैसा, तो पैसा जब हम रिसीव करेंगे दैट विल बी द रिसीट्स, और रिसीट्स आती है हमारी डेबिट साइड पे, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड भी आएगा डेबिट साइड। तो 2 तरीके हैं, इन शॉर्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ, यहाँ पे जो भी लॉजिक लगाना है लगा लेना। एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका ये हमारी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए क्रेडिट साइड आया। या बोल सकते हैं डिस्काउंट हम कब रिसीव करेंगे, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कैश बुक की क्रेडिट साइड आती है इसीलिए क्रेडिट साइड आया। ये 2 लॉजिक लगा लें। या फिर अलाउड के टाइम पे आपको पता है डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट इसीलिए डेबिट साइड आता है। या फिर डिस्काउंट अलाउड हम कब करेंगे, जब हम किसी को सेल करेंगे, सेल करके हमारे पास पैसे आएंगे, मीन्स रिसीट्स होंगी हमारी, तो रिसीट्स भी हमारी कहाँ आती है, कैश बुक की डेबिट साइड। तो जो लॉजिक आपको सुटेबल लगता है वैसे करें। बाकी इस क्वेश्चन में पूछा था डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव में हम बोलते हैं कि क्रेडिट साइड पे आता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर किसी को भूल भी गया होगा तो आई थिंक आपको अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, और ऑप्शन डी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। उन्होंने पूछा किस लिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये थोड़ी देर पहले ही बताया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक तो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने आपको बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लानी, जो भी ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस हो रही हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। और चेंजेस जो होंगी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करिए ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चेंज होता रहेगा, हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, इसमें ड्यूरिंग द होल ईयर चेंजेस आ जाएंगे, हमें नहीं पता हमने कितनी ड्राइंग्स करनी है, तो उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बनेगा, तो दैट विल कम इन दी करंट अकाउंट। ये हमें कंफर्म हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड विल कम इन दी करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ये है, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शन सी या डी में से है। नाउ वी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है, बट पार्टनरशिप में हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए क्या है वो चीज़, ड्राइंग्स है, जो खर्चा बन गई कि पैसा मेरा ले लिया, बट वही खर्चे पे बिजनेस क्या करेगी, पार्टनर से इंटरेस्ट
चार्ज करेगी, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी द इनकम फॉर द बिजनेस, और वो पार्टनर से हम चार्ज करेंगे। तो पार्टनर्स के लिए क्या है, खर्चा है। और हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर में क्या इंक्रीज है डिक्रीज हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल जब कम होता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, दैट इज ऑप्शन सी। Next question is, Mr. A borrowed money from the bank. This transaction involves which one of the following accounts? Option A, cash and bank. Option B, bank and debtors. Option C, drawings and cash. Option D, कैश एंड बैंक लोन। इस क्वेश्चन में भी बच्चे बड़ी गलती करते हैं, मैंने नोटिस करा। जब मैंने इसमें टेलीग्राम पे भी क्विज दिया था तब भी काफ़ी गलती आई थी, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा, जिसको कोई डाउट भी है तो क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए बोरोड मनी फ्रॉम दी बैंक। मिस्टर ए ने बैंक से मनी बोरो करा, मीन्स ए ने क्या करा, बैंक लोन लिया एक तरह से। ठीक है, तो जब बैंक लोन ले रहे हैं हम, तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू, हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया, मीन्स बैंक लोन हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, हमने लोन लिया है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। देयरफॉर एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब उन्होंने कहा कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें कौन से अकाउंट्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो एक हमने देखा कैश होगा, और एक क्या होगा, बैंक लोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश एंड बैंक लोन। अब कुछ क्या करते हैं, जल्दी में देखते हैं, हमने पैसा लिया, कहाँ से लिया, बैंक से लिया, तो कैश हुआ और बैंक हुआ, तो जल्दी से इसको टिक कराएंगे। तो वही ना, आपको जल्दी नहीं करनी है, पहले आराम से क्वेश्चन को समझना है, कहना क्या चाह रहा है। तो इसका आंसर होगा कैश एंड बैंक लोन। तो हर एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। बाकी इन दी एंड मेन रोल किसका रहेगा, क्या डेबिट होने वाला है और क्या क्रेडिट होने वाला है। सारा अकाउंट्स है ही इसी पे बेस्ड, डेबिट और क्रेडिट। Okay, then next one. The favorable balance of profit and loss account should be option A added in liabilities, option B subtracted from current assets, option C subtracted from liabilities, option D added in the capital. नाउ उन्होंने बात की कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस है उसको क्या करेंगे। अब पहली बात फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस हो गया जो आपके फेवर में है, आपके लिए चीज़ जो पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा आपके लिए बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जब आपको क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, आपको फ़ायदा होगा, तभी आपके लिए फेवरेबल है ना वो चीज़। तो वही बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो नेट प्रॉफिट होगा उसका क्या करना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं सबसे पहले बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमारी दो साइड्स हैं, एक है लाइबिलिटीज़ और एक है हमारी एसेट साइड। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है, वेदर इट कैन बी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसको हमने फर्दर ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट में। बट यहाँ पे बात की है फेवरेबल बैलेंस की, मतलब नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट लॉस की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या होता है कि हमारा उससे फ़ायदा हो रहा है, तो कैपिटल में क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं, हमारे कैपिटल को प्रॉफिट क्या करता है, इंक्रीज करता है, मींस हम कैपिटल में ऐड करते हैं जो लाइबिलिटी साइड पे लिखी होती है। तो इसको क्या करना है, इट शुड बी एडेड इन दी कैपिटल। आप देखेंगे एडेड इन लाइबिलिटीज़ भी हो सकता था, हाँ लाइबिलिटी साइड पे है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर इसका देखा जाए एग्जैक्ट और जो वेल एक्सप्लेन्ड आंसर हो सकता है, दैट शुड बी एडेड इन दी कैपिटल। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटीज़ भी नहीं होगा और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स उस साइड तो जाएगा ही नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if gross profit is rupees 5000 and net profit is 25% of gross profit, the expenses must be। अब देखो सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। और मैंने आपको बताया था जो ट्रेडिंग अकाउंट में चाहे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आए, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ डेबिट साइड आता है, या ग्रॉस लॉस आए, दैट हैज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन देयर ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो वो डेबिट साइड पे चला जाएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया अगर, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे आते हैं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम खर्चे निकालते हैं, देन वी गेट दी नेट प्रॉफिट ऑन दी डेबिट साइड। तो वही कहा उन्होंने कि अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 5000, ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दे दी है ग्रॉस प्रॉफिट की 5000 है,
एंड द नेट प्रॉफिट इज 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दिया है 5000 का 25%, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आपको दिए रखा है 1250। तो उन्होंने कहा कि एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए। फिर हमें पता है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस निकाल के नेट प्रॉफिट आता है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अगर अब आपके पास ये फिगर है 1250 और 5000, मतलब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 5000 माइनस एक्सपेंसेस और फिगर है आपके पास नेट प्रॉफिट की 1250। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेंसेस। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो एक्सपेंसेस का हमारा अमाउंट आ जाएगा 5000 में से 1250 माइनस करेंगे, दैट इज 3750। मीन्स यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनका टोटल कितना आ रहा होगा, 3750। देयरफॉर 3750 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a company has paid out more tax than it actually has to pay. How this would be shown in the position statement? कहते कि कंपनी ने टैक्स पे करा मोर, मतलब ज़्यादा टैक्स पे कर दिया जितना उसको एक्चुअल में पे करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का टैक्स बनता था ₹1000 देना, बट इट हैज़ एक्चुअली पेड ₹1200। 1200 उसने पे कर दिया बट एक्चुअल बनता था ओनली ₹1000, दैट मीन्स 200 उसने एक्सेस पेमेंट कर दी। तो वही कह रहे हैं जो एक्सेस पेमेंट करी उसको हम किस तरह से अपनी पोजीशन स्टेटमेंट में बताएंगे। मीन्स ये 200 का अमाउंट हम पोजीशन स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, और पोजीशन स्टेटमेंट हमें पता है किसको कहते हैं, बैलेंस शीट को। तो वो बात करें कि बैलेंस शीट में जो हमने एडवांस में 200 का टैक्स पे कर दिया उसको कैसे बताएंगे, दैट विल बी दी एसेट फॉर अस। हम कोई भी एडवांस में पहले ही अपना एक्सपेंस पे कर दें, 200 का हमने पेमेंट कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं एडवांस में, क्या तो प्रीपेड एक्सपेंस। लाइक जैसे सिम होती हैं प्रीपेड होती हैं, हम पेमेंट कर देते हैं एडवांस में जो भी उसका बिल होता है। तो वैसे ही एक्सपेंसेस भी जो हमने एडवांस में पे कर दिए दैट आर टर्म्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, और वो एक तरह से हमारे लिए एसेट हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता हम वो चीज़ वापस ले लें, हमारी अपनी है ना, एक्चुअल में वो अभी हमारी पेमेंट नहीं बनती थी। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू क्यों नहीं होगा, एक्रूड होता है कि जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू है। एक्रूड रेवेन्यू हो गया कि जो हमारी रेवेन्यू या इनकम लेने बन गई थी बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। ये इनकम की बात है बट यहाँ पे हम टैक्स की बात करें कि हमने पे ज़्यादा किया तो क्या होगा, इसलिए आया प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन प्रीपेड एक्सपेंस करंट लाइबिलिटीज़, नो, हमारी लाइबिलिटी तो होती नहीं है प्रीपेड एक्सपेंस, वो तो हमारा एसेट होता है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे, करंट एसेट में, और करंट लाइबिलिटी अगेन नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो निकालें। ऑप्शन ए, डेबिट अ डिक्रीज इन एसेट। ऑप्शन बी, क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू। ऑप्शन डी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। उन्होंने बोला इसमें करेक्ट देखिए, पहला डेबिट अ डिक्रीज इन एसेट, एसेट में डिक्रीज आया तो डेबिट करो, नो। हमें पता है जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है तब हम करते हैं क्रेडिट, ना कि डेबिट, देयरफॉर ये तो नहीं है करेक्ट। देन क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस, नो, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करता है तब तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। देन डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा तो हम डेबिट करते हैं, नहीं, हम तो क्रेडिट करते हैं, देयरफॉर ऑप्शन सी भी गलत हो गया। देन क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज overdraft. Option B, cash deposited in bank. Option C, cash withdrawn from bank. Option D, none of these. अब कुछ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करके आ जाएंगे टिक। क्रेडिट बैलेंस देखा बैंक अकाउंट का, चलो जी ओवरड्राफ्ट कराओ, नेगेटिव है, नो। अगर आपने नोटिस करा थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था बट वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं था, दैट वाज बैंक कॉलम। उन्होंने बात की थी कैश बुक के अगर बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस आता है तब हमने कहा येस इट विल बी द ओवरड्राफ्ट। बट यहाँ पे ध्यान से देखें एक ही वर्ड ने सब चेंज कर दिया है, कॉलम की जगह है अकाउंट, तो जल्दी में गलत नहीं करना है, पहले ध्यान से देखना। उन्होंने बात की जो बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको कैश बुक में कैसे शो करेंगे, मीन्स कैश बुक में वो क्या इंडिकेट करेगा। जब हमारा बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी मैंने आपको समझाया था, जैसे आपको मैसेज आता है ना योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में पैसे क्या हुए, डिपॉजिट हुए।
बैंक के लिए वो लायबिलिटी बन जाती है कि हमने पैसे जमा करवाए हैं बैंक के पास, वो बैंक का तो पैसा नहीं है ना, हमारा पैसा है, बैंक को हमें पे करना है, मतलब बैंक से हम कभी भी वापस ले सकते हैं, बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। इसीलिए जब भी हम डिपॉजिट करवाते हैं पैसे तो बैंक हमें मैसेज भेजता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी होती है। बट हम बोलते हैं हमारे लिए डेबिट है क्योंकि हमारा पैसा बढ़ रहा है, बैंक में इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सिमिलरली जब हम कुछ विदड्रॉ करेंगे बैंक से, बैंक के लिए हमारे पैसे जो थे लायबिलिटी थी, जब विड्रॉ करेंगे तो बैंक की लायबिलिटी कम होगी, तो बैंक की तरफ से मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो डेबिट हुआ। और हमारे लिए क्या होगा, हमारे बैंक का बैलेंस कम हो गया, हमारा एसेट कम हुआ, तो हम बोलेंगे भाई हमारे लिए तो क्रेडिट हुआ। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ध्यान से फोकस करना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक की बात कर रहे हैं कि उसका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको कैश बुक में कैसे इंडिकेट करेंगे। हमें पता है बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, बैंक के लिए अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमारे लिए डेबिट बैलेंस होगा, मैंने आपको बताया ना, रिवर्स होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो जाता है। बैंक में क्रेडिट है मतलब हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब हमने डिपॉजिट करवाया होगा। ठीक है, हमने कुछ डिपॉजिट करवाया तभी हम बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। अब हम कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें पता लगेगा कि ये बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स वी हैव डिपॉजिटेड समथिंग इन आवर बैंक। देयरफॉर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश विदड्रॉ नहीं होगा, कैश विदड्रॉन तब होता अगर लिखा होता डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक इंडिकेट्स। तो याद रखना है बैंक कॉलम लिखा है या बैंक अकाउंट, तो हर एक वर्ड पे फोकस करना है, एक वर्ड पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, बाकी आ जाके वही कंसेप्ट होंगे जो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। तो ध्यान से देखना है इस चीज़ का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट वेट, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ, ये भी कॉस्टिंग वाले टॉपिक का है, जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो किसका टोटल होती है। ऑप्शन ए ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी ऑल इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, या ऑप्शन डी ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी वहाँ मैंने आपको बताया था, जब हम सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएंगी, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी, बाकी सब इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, मतलब हर एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, हर एक इनडायरेक्ट खर्चा जो हमने किया होगा उसके टोटल को हम किस नाम से बुलाते हैं, दैट आर टर्म्ड एज ओवरहेड कॉस्ट्स। और ऑल डायरेक्ट कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सारे ऑल डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल को हम कहते हैं दैट आर टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट। ये कॉस्ट शीट में आपको और अच्छे से क्लियर होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट ही बोलते हैं। तो हमें पता लग गया इसका आंसर तो ए है। देन बी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारे डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। तो बाकी ये ऑल इनडायरेक्ट डायरेक्ट है नहीं कुछ, देन स्पेसिफिक भी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज imputed cost is a, ऑप्शन ए नोशनल कॉस्ट, ऑप्शन बी रियल कॉस्ट, ऑप्शन सी शटडाउन कॉस्ट, ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था imputed कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है नोशनल कॉस्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रियल कॉस्ट कुछ नहीं है ऐसे, बस ये रियल नाम दे दिया कंफ्यूजन के लिए, एक्चुअल में इनकर करी होगी कोई, तो ये नाम ऐसा स्पेसिफिक हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। देन शटडाउन कॉस्ट, ये भी मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल बताई थी ना, जैसे कि रेंट हो गया, हमने शॉप का रेंट देना ही देना, चाहे हम उस टाइम पे बिजनेस ओपन करके रखा है हमने या नहीं, मीन्स इट इज़ द कॉस्ट विच हैज़ टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द बिजनेस इज क्लोज्ड। ओके, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, एक हम एक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं, और एक्स में इन्वेस्ट करने से हमें 10% का रिटर्न मिलता है, और वाई में इन्वेस्ट करने से हमें 12% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, सपोज हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कि हमारे घर के पास भी थी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि एक्स में जाके हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 10% है, तो हमने क्या किया, वाई को छोड़ दिया, वाई में 12% था, तो मीन्स यहाँ पे 2% हमें ज़्यादा मिल सकता था, मीन्स 2% हमने क्या किया, फॉरगो कर दिया, फोरगॉन कर दिए, कॉस्ट हमने छोड़ दी कि चलो रहने दो। तो ये क्या थी, हमारे लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी जो हम ग्रैब कर सकते थे, बट हमने छोड़ दी। तो दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस कर देते हैं इन फेवर ऑफ अनदर। ओके, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट नोशनल कॉस्ट होती है, मैंने आपको बता दी होती है, एक्चुअल में नहीं होती, जस्ट माइंडसेट बना लेते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, दैट इज ओनली नोशनल, देयरफॉर इसका आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, ये भी है कि मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग बताई थी उसमें से एक थी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, जो वैसी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं जो क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए,
देन एयरलाइन कंपनीज हो गई, ठीक है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके लिए बेस्ट मेथड क्या रहता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग। तो एक तरह से बोल सकते हैं इसी के लिए सुटेबल है, इसी का दूसरा नाम है, तो आंसर होगा सर्विस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज होती है कि जहाँ पे छोटे छोटे जॉब दे देते हैं हमें कि इतना सा काम करो, स्पेसिफाइड टाइम का खत्म, देन मतलब न्यू न्यू जॉब आती रहती हैं। तो जॉब ऑर्डर बिजनेस में जॉब कॉस्टिंग का रोल होता है, ना कि ऑपरेटिंग का, तो इसके लिए सुटेबल नहीं है। देन कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया जो कंस्ट्रक्शंस करवाते हैं, लाइक रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग, जो मेन मतलब बहुत बड़े बड़े काम कंस्ट्रक्शंस जहाँ पे चल रही होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स का ही काम है, तो इनके लिए यूज होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे सपोज कोई डैम बनाना है, जैसे ही डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मीन्स आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं कि टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, साथ ही दूसरे नाम से टर्मिनल कॉस्टिंग। ओके, तो चाहे आपको एग्जाम में टर्मिनल कॉस्टिंग का पूछे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, आपको पता होना चाहिए दोनों एक ही टर्म्स हैं। ओके, देन शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर में क्या होगा, रिफाइनमेंट होगी शुगर की, शुगर केन की हार्वेस्टिंग होगी, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और ऐसी टाइप ऑफ कॉस्टिंग जिसमें अलग अलग स्टेजेस से जाना पड़े प्रोडक्ट को उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसकी कॉस्ट पे अराइव होने के लिए, एट दैट टाइम वी यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बचा क्या, सर्विस कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then next one, retained earnings is synonymous to option A provision, option B accumulated profit and loss, ऑप्शन सी प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो किसके सिनोनिमस मतलब सिमिलर होती हैं, जैसे पढ़ते हैं ना हम इंग्लिश में सिनोनिम्स, जो सेम सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वैसे कह रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है किसके सिनोनिमस है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोविजन। अगर आपको याद हो मैंने आपको पार्टनरशिप में भी बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रोविजन, दोनों डिफरेंट होते हैं। मेजर डिफरेंस क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स में, पहले तो मीनिंग देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं, नाम से भी पता लग रहा है, कुछ हम रिटेन करके रखते हैं, क्या, अर्निंग्स को। अगर हमने कोई प्रॉफिट अर्न करा है सपोज 100 का, उसमें से हम 20 रुपीज़ साइड पे रख लेते हैं, दैट आर टर्म्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। बट डिफरेंस क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रोविजन में, रिटेन्ड अर्निंग्स है हमें वो चीज़ का पता नहीं होता कि हम वो पैसे अलग से रख रहे हैं, कि कोई भी हमारे पास एकदम से अनसर्टेन इवेंट हो सकता है, एकदम से कोई घटना हो जाएगी, हमें पता नहीं है, बट पहले से ही हम पैसों को क्या करें, अलग से साइड पे रख रहे हैं। प्रोविजन क्या होता है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें पता है कि इतने का हमारा डेटर जो होगा हमें पैसा नहीं देगा, तो दैट इज सर्टेन, यहाँ बोल सकते हैं दैट इज नोन टू अस, जो हमें पता होती है। तो मेजर डिफरेंस यही है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं फॉर अननोन लाइबिलिटीज और प्रोविजन जो होती हैं फॉर दी नोन इवेंट्स होती हैं, ठीक है। तो प्रोविजन और रिटेन अर्निंग्स कभी भी सिनोनिमस नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए नहीं है। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस दिस इज द आंसर। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करके रखना, मीन्स हम रिटेन करते जा रहे हैं, इकट्ठे करते जा रहे हैं अलग से एक साइड पे अमाउंट को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। ऑप्शन सी, अब आप बोलेंगे अभी तो हमने कहा कि प्रॉफिट का ही पार्ट है रिटेन अर्निंग्स, तो वो प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता, ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट, ये होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹100। अब इसी 100 में से 20 निकाल के रख रहे हैं, देन नेक्स्ट ईयर कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, देन नेक्स्ट ईयर कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट का कुछ पार्ट, ना कि पूरा प्रॉफिट, ठीक है। तो पूरा प्रॉफिट फॉर द ईयर तो होगा नहीं, इसीलिए कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो धीरे धीरे हम इकट्ठा करके रखते जा रहे हैं, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is deferred cost is option A liability, option B asset, option C revenue, option D none of these। अब deferred cost क्या होती है, अगर आपको पता हो about the deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure क्या होता है आपको पता है, अब उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताई थी एडवर्टीजमेंट कैंपेन की, कि जो आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कर देते हैं बट एकदम से उसको हम अपनी बुक्स में खर्चा नहीं बता सकते, क्योंकि एकदम से इतना सारा लॉस दिख जाएगा। और जो इस तरह के खर्चे होते हैं वो मोस्टली एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस ही इनकर होते हैं, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम बोल सकते हैं, देन एडवर्टीजमेंट हो गई, देन कोई अगर हमने इसी प्रोजेक्ट पे हमने रिसर्च करनी है, तो इस तरह के खर्चों को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इनका अमाउंट जो होता है हम डायरेक्टली पूरा अमाउंट अपने P&L में एक्सपेंस नहीं दिखाते। सपोज 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू 1000, अभी लिटिल अमाउंट है आई नो, होगा तो ह्यूज ही, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस था। ये नहीं है कि डायरेक्ट हम P&L में 1000 ही बता देते हैं, हम बोलते हैं इनका बेनिफिट हम ओवर द ईयर्स लेने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको राइट ऑफ भी धीरे धीरे ही करेंगे। लाइक हम बोल देते हैं सपोज 5 ईयर्स ही राइट ऑफ करना है, 5 ईयर्स में करना है, सॉरी, ठीक है। तो 5 ईयर्स में करेंगे कैसे, हो जाएगा कि हमने
200 पर एनम राइट ऑफ करना है हर साल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 200 का खर्चा बता देंगे, पीछे तो हमारा रह गया ना 800 का बैलेंस। तो 800 का बैलेंस हम क्या करते हैं, इसको हम शो कर देते हैं बैलेंस शीट में, कहाँ पे, एज द फिक्टिशियस एसेट। मीन्स एसेट में बताते हैं कि इसका बेनिफिट हमने आगे लेना है, और जिस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलता है उसको वैसे भी हम क्या मानते हैं, एसेट। बट ये एक्चुअल में हमारे लिए एसेट नहीं है, हमने तो खर्चा किया था ना, बट जस्ट एसेट की फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो डेफर्ड कॉस्ट क्या होती है, हमारे लिए एक तरह से एसेट ही होती है, बट कौन सी, फिक्टिशियस एसेट। देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of partnership, act of any one partner can be option A binding on all partners, option B binding on that partner only, option C binding on minor, option D none of these। अगर पार्टनरशिप के केस में कह रहे हैं कि एक पार्टनर का कोई एक्ट, एक चीज़ उसने कोई एक हरकत करी, उसके वजह से क्या होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। यस, इसका यही आंसर है। एक पार्टनर कुछ एक्ट करता है तो उसके बिहाफ पे बाकी सारे पार्टनर्स भी बाइंड हो जाते हैं, बन जाते हैं उसके साथ उस काम में। सपोज अगर पार्टनर्स थे हमारे पास 3, ए बी और सी पार्टनर ने किसी बिजनेस और से जाके या किसी और बिजनेस से या बोला बैंक से, कहीं से भी लाइबिलिटी मतलब लोन उठा लिया बड़ा सा। अब ये नहीं है कि पेमेंट करते टाइम सी अकेला पेमेंट करेगा, ए और बी भी लायबल होंगे फॉर दैट पेमेंट। मीन्स एक ने एक्ट करा बट उसकी वजह से बाकी अदर पार्टनर्स भी क्या हो गए, उसके साथ बाइंड हो गए। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होता है कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी एक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सब आपस में बाइंड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ एनी वन पार्टनर कैन बी बाइंडिंग ऑन ऑल, बाकी सारे पार्टनर्स पे भी वो बाइंडिंग बन जाती है। ऐसा नहीं है ऑन दैट पार्टनर ओनली, नो बाइंडिंग ऑन माइनर, ऐसा भी नहीं है, नन ऑफ दीज। देयरफॉर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the absence of deed, partners are liable to pay interest on the loan provided by them to the firm at the rate। जब हमारे पास डीड में मेंशन नहीं करा हो तो किस रेट पे देना है। बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी टिक कराएंगे, 6% पर एनम पड़ा हुआ, चलो जी कर दो। बट फिर से आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ रहे, देखोगे तो पार्टनर्स आर लायबल टू पे इंटरेस्ट। अब पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, सिंपल ये नहीं ना, आप देखना पार्टनर्स लोन। अब लोन की बात की है, क्या लोन है, लोन फर्म को दिया है या लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो लोन की बात करते हैं ये होता है जब पार्टनर फर्म को दे रहा है, ठीक है। तो जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन पे फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी इंटरेस्ट की पार्टनर को, ना कि पार्टनर पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ते तो लिखा था पार्टनर्स आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय देम, मतलब पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा फर्म को और वही लायबल होंगे पे करने को। नो, ये क्या होना चाहिए था, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर लेने की बात होती तब हम बोलते कि हाँ 6% पे लेंगे, बट ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं करा है कि जब डीड में नहीं लिखा होगा तो पार्टनर्स किस पे इंटरेस्ट पे करेंगे। पे की बात होती ही नहीं है, इंटरेस्ट उल्टा पार्टनर रिसीव करता है उस टाइम पे फर्म से, तब होता है 6%। बट यहाँ पे पेमेंट की बात करती कि पार्टनर पे करने वाला है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगर होता है इन दी एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट और पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, तब हम बोलते 6%। बट यहाँ पे पार्टनर्स को पे करने की बात कर रहे हैं कि पार्टनर पे करेंगे, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Then next one, when drawings are uneven by nature, which method is preferable? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे लेक्चर मैंने आपको दिया था, वहाँ मैंने बताया था आपको कि ड्राइंग्स हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हो सकता है रेगुलर, एक हो सकता है इररेगुलर। रेगुलर की बात अगर हम करेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स को ही हम क्या कहते हैं, इवन ड्राइंग्स। इसमें एक प्रॉपर टाइम पीरियड फॉलो होता है एक तरह से, कि मतलब अगर हमने बोला है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है तो ये रेगुलर है, हर महीने की पहली तारीख को ही हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। बट अगर इरेगुलर हो मीन्स कोई भी डेट पे करें, कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अनइवन। और इसमें मैंने आपको बताया था जब हमारी इवन ड्राइंग्स होती हैं इसके लिए प्रेफरेबल मेथड क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। और इरेगुलर के लिए मैंने आपको बोला था इसके लिए प्रेफरेबल होता है प्रोडक्ट मेथड। डिटेल में पढ़ना है तो वही लेक्चर देखें थोड़ा सा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा और डिटेल में। बाकी यहाँ पे उन्होंने पूछा जब ड्राइंग्स अनइवन है तो कौन सा मेथड प्रेफरेबल है, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट आंसर। इरेगुलर पीरियड भी कुछ नहीं है ऐसा, देन अनइवन भी नहीं है, देन ना एडिशन होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहले तो इसका नेचर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी नेचर क्या होता है, नॉमिनल। पी एंड एल अकाउंट का भी नेचर क्या होता है, नॉमिनल।
प्रॉफिट एंड लॉस का भी और ट्रेडिंग अकाउंट का भी। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते कब है? ओनली एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के केस में बनता है, ना कि सोल प्रोप्राइटर में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओनली ऑफ द पार्टनर्स शेयर्स। इसमें पार्टनर्स की ही जो अमाउंट होते हैं उनकी ही डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। और होती क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था जब सोल प्रोप्राइटर की बात होती है सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बन जाती है। बट अगर बात होती है पार्टनरशिप की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम एक और अकाउंट बनाते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम इसके बैलेंस को आगे फर्दर ट्रांसफर कर देते हैं। और याद रखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। उन्होंने पूछा नॉट अ पार्ट, तो इसलिए आंसर ये नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या है कि कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे, तो ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पार्ट नहीं है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। वहाँ पे जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट की नोट बना के भी लिख दिया था कि एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ही ऐसा है जो P&L अकाउंट का पार्ट होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट। ओके, सिर्फ पार्टनर दे के नहीं कराना कि पार्टनर्स की चीज़ें सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगी, नो। बस एक ऐसा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, जिसको हम जनरल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Then next question is interest on capital is calculated on option A opening capital, option B closing capital, option C average capital, option D amount of capital after drawings। तो आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, ना कि क्लोजिंग कैपिटल, ना ही एवरेज और ना ही अमाउंट ऑफ कैपिटल आफ्टर ड्राइंग्स की, मतलब कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस करेंगे तब हम निकालेंगे, नो। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ओपनिंग कैपिटल पे ही। क्यों? देखो, ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे तब जाके कहीं एंड में एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि क्लोजिंग होगा फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, नो। फॉर्मूला जैसे अगर आपने नोटिस करा होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, प्लस कोई इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे माइनस इंटरेस्ट होगा कोई ड्राइंग्स पे, उसके बाद जाके हमारे पास निकलता है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल चुके होते हैं, और वो निकलता किस पे है? ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हर एक चीज़ का अगर आपको मीनिंग देखना है लेक्चर देख लें, उसमें डिटेल में बताया। बाकी यहाँ पे तो हम जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं कि आप बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएं, दोबारा पढ़ा क्या था। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। पहला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होता है, यस। परचेजेस तो होती हैं, तो ये पार्ट है, बट उन्होंने पूछा है नहीं होता जो, ये तो है। देन फ्रेट इनवर्ड बोल लो या कैरेज इनवर्ड, दोनों सेम होते हैं। और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक MCQ आया था बीच में, तब मैंने आपको क्लियर किया था कैरेज इनवर्ड जो होता है दैट कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो जाता है P&L अकाउंट में। तो इनवर्ड की बात की है ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग में ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज होता है, तो ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है और पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस, यहाँ पे तो हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो पार्टनर्स में है ना, ये पार्टनरशिप की बात आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसका क्या लेना देना? देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड सी, नो, बी तो है हमारा, देन ऑप्शन सी ही है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। बस ध्यान से सुने, काफ़ी ईजी होगा, और तो देखो कितना कुछ आपको सीखने को मिल गया, दोबारा रिवाइज भी हो गया है ना। देन total assets minus total liabilities is equal to capital, owner's equity, internal liabilities और all of these। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करें, assets is equal to liabilities plus capital। तो कह रहे हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ क्या होंगे, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो वो किसके बराबर है? कैपिटल के बराबर है। तो आप बोलोगे कैपिटल आंसर है, यस, बट कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, यस, इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं, यस। देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। क्लियर? उसके बाद a cost that is easily traceable to the cost of product is fixed cost, option B direct cost, option C variable cost, option D indirect
कॉस्ट। तो आपको अगर याद हो कॉस्टिंग में पढ़ाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसमें था कि एक ऐसी कॉस्ट जो इजीली ट्रेसेबल हो, मींस आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। लाइक अगर हमने कोई क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई, तो क्लॉथ में आप डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोल सकते हो? टेलर को बोल सकते हो ना। वो तो हमें पता है कि टेलर के जो खर्चे होंगे, टेलर को जो पेमेंट कर रहे होंगे, वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि टेलर ही डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ। तो टेलर क्या है? एक डायरेक्ट कॉस्ट है जो इजीली ट्रेसेबल है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टेलर इज द डायरेक्ट कॉस्ट जो इजीली ट्रेसेबल होती है। तो हम बोलेंगे इजीली ट्रेसेबल कॉस्ट कौन सी होती है? दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, ना वेरिएबल ना इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट ही है जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल तो हो गया जो चेंज होती रहती है, इनडायरेक्ट हो गया जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बाहर जो सुपरविजन हो कर रहे होंगे, सुपरवाइजर वगैरह, वॉचमैन हो गए, डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना प्रोडक्शन में, तो दैट विल बी दी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सिंपल याद रखें, डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होती हैं। लाइक टेलर इन द क्लॉथ, या फिर बोल सकते हैं हम थ्रेड की बात कर सकते हैं। हमें पता है क्लोथ में थ्रेड तो यूज़ हुआ होगा, डायरेक्टली इजीली आइडेंटिफाइबल है, ट्रेसेबल है, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट होते हैं जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमें क्या पता कि जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या पता कि कोई स्पेसिफिक गुड बन रहा है तो इस पे इतने ही यूनिट्स कंज्यूम हुए होंगे। नो, इजीली आइडेंटिफाई नहीं ना कर सकते, मीन्स अनट्रेसेबल है, इजीली नहीं हो सकती, देयरफॉर दैट विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट हेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इजीली ट्रेसेबल कॉस्ट, तो है वो डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर? अभी मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट कौन सी होगी जो इजीली ट्रेसेबल नहीं होगी। आइडल टाइम, मतलब फ्री टाइम पे कुछ काम कर लिया, ओवर टाइम, प्रीमियम, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया, मीन जितने उनके वर्किंग आवर्स थे लेबर्स के उससे भी एक्सेस में काम कर दिया। देन फ्रिंज बेनिफिट्स ही भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे देते हैं। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये सब है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बियॉन्ड द टाइम ऑफ प्रोडक्शन है। आइडल टाइम फ्री टाइम पे कुछ कर रहे हैं बट प्रोडक्शन के टाइम तो नहीं था ना। देन ओवर टाइम प्रीमियम मीन्स वर्किंग आवर्स के बाद है, फ्रिंज बेनिफिट्स ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं ये सारी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट वाउचर्स आर नॉट इशूड फॉर। पहले तो हमें पता होना चाहिए डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं। ये भी हमने वाउचर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। दो तरह के वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है हमारा क्रेडिट वाउचर। तो आपको याद रखना है डेबिट वाउचर कब हम इशू करते हैं? एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट्स, जब हम कैश में कुछ पेमेंट कर रहे हैं ना। क्योंकि हमारे पास होता है अकाउंटिंग वाउचर की पहले मेन मेजर दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। तो हम कैश वाउचर में फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। मीन्स कैश की ही बात होगी। डेबिट वाउचर होगा जब कैश पेमेंट होगा, और क्रेडिट वाउचर तब होता है जब कैश रिसीट्स होती हैं हमारी, तो उस टाइम पे हम इशू करते हैं क्रेडिट वाउचर। ओके, और मैंने ये भी बताई थी ट्रिक कि डेबिट वाउचर ही क्यों होता है कैश पेमेंट के टाइम पे, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, इसीलिए डेबिट वाउचर। वैसे ही कैश रिसीट्स हैं, आपके लिए इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर्स की बात की है कि डेबिट वाउचर इनमें से किस में इशू नहीं होगा? किस पे इशू नहीं होगा? जिसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि डेबिट वाउचर किससे रिलेटेड है? कैश पेमेंट से ना। तो हम देखेंगे कैश पेमेंट जिसमें नहीं है वही हमारा आंसर होगा। पहला पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट करी हमने एक्सपेंसेस की, यस कैश पेमेंट हुई है, तो ये आंसर तो नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा किसके लिए इशू नहीं होने वाला है। कैश परचेज ऑफ एसेट, ये भी कैश पेमेंट ही हुई है, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट द आंसर। देन चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए हम डेबिट वाउचर्स को इशू नहीं करते। इसमें कोई कैश पेमेंट तो ना, और ये सिंपली है हमने एसेट की वैल्यू को गिरा दिया। देन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो कैश इन्वॉल्व होगा, कैश पेमेंट है तो इसके लिए भी डेबिट वाउचर इशू करा जाएगा। बट हमने देखना है किसके लिए इशू नहीं करेंगे, दैट विल बी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। तो इसमें एंट्री में भी देखेंगे तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट की वैल्यू को गिरा देते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगा देते हैं तो होता है डेबिट। बट एक्चुअल में इसमें कोई भी कैश पेमेंट नहीं होती। तो एक और आपका एमसीक्यू बन सकता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। खर्चा तो मानते हैं बट उसमें कोई भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो एमसीक्यू आ सकता है डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और इसमें आंसर क्या है? वैसे भी हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वाउचर? अब ट्रांसफर वाउचर क्या होते हैं? ट्रांसफर वाउचर का ही दूसरा नाम है नॉन कैश
वाउचर मीन्स जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स ये क्या है, क्रेडिट पे है, जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, दैट विल बी दी ट्रांसफर वाउचर। पहला पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसमें तो कैश इन्वॉल्व हो गया। मैंने बात क्या करी कि ट्रांसफर वाउचर में कैश इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और उन्होंने वही कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रांसफर वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो गया, मीन्स ट्रांसफर वाउचर का इसमें कोई रोल नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट में आगे कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयरफॉर ये तो है। देन क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, ये भी क्या है, एक तरह से नॉन कैश ही है, इसमें बैड डेट्स को सिंपल रिमूव कर दिया बुक से, कुछ पेमेंट का कुछ भी काम, कैश का कोई भी रोल नहीं हुआ, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, कैपिटल विल रिड्यूस बाय, कैपिटल कब कम होगा, रिड्यूस कब होगा, ऑप्शन ए सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, ऑप्शन बी फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, ऑप्शन सी टाइपराइटर परचेज बाय बिजनेस, और ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल किससे हमारा रिड्यूस होगा, पहले देखते हैं। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे कैश में, एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें कैपिटल का कोई रोल हुआ, नहीं हुआ। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं हाँ कैश बढ़ा तो एक तरह से हमारा कैपिटल भी बढ़ गया होगा, तो हमने रिड्यूस की बात की है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। देन फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ की बात की तो वहाँ पे क्या आ जाती है हमारी, ड्राइंग्स आ जाते हैं, एंड वी नो ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूस दी कैपिटल, तो कैपिटल विल रिड्यूस बाय ऑप्शन बी, ठीक है। टाइपराइटर परचेज बाय बिजनेस, इसमें क्या हुआ होगा, टाइपराइटर हमने खरीदा, टाइपराइटर आया और हमारा कैश गया, कैपिटल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है इसीलिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो उससे तो हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा उल्टा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, रिड्यूस होगा बस किससे, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मीन्स पर्सनल खर्चा करेंगे हम बिजनेस से अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल ऑफ गुड्स टू ए विल बी डेबिटेड टू, और फिर से एंट्री की बात आ जाएगी, डेबिटेड करना है मतलब यहाँ पे डेबिट किसको हुआ होगा, जब हमने ए को सेल करी, ठीक है, सेल करेंगे तो सेल्स हमारी क्रेडिट होगी, आपको पता है, टू सेल्स अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, अब आप सोचेंगे डेबिट तो हम कैश को कर देंगे, बट यहाँ पे लिखा है क्या कि कैश में करनी है, नहीं लिखा है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब स्पेसिफिकली आपको मेंशन करा है पर्सन का नाम ए लिखा है ना, मीन्स क्वेश्चन का मोटिव ही यही है, बताना चाह रहा है कि हमने ए को सेल करी है, मीन्स ए हमारा डेटर है जिसको हमने उधार पे बेची होगी, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है तो ए हमारा डेटर इंक्रीज कर गया, ठीक है, डेटर इंक्रीज करा मतलब ए इंक्रीज हुआ, ए इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मीन्स ए को हमने करा डेबिट, और उन्होंने यही पूछा डेबिट किसको करेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एज अकाउंट। कैश अकाउंट नहीं होगा क्योंकि कैश हमारे पास नहीं आया है, यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल्स करी है। देन सेल्स अकाउंट नहीं होगा क्योंकि सेल को तो हमने क्रेडिट करा है, उन्होंने बात की थी यहाँ पे डेबिट की, ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑप्शन ए एसेट, ऑप्शन बी नॉन कैश एक्सपेंस, ऑप्शन सी लाइबिलिटी, ऑप्शन डी कैश एक्सपेंस। ये भी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कैश की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इट इज़ जस्ट अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट भी नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है, और कैश एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेज आउटवर्ड इज डेबिटेड टू, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, मैंने आपको बताया था इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कैरेज इनवर्ड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है, ये तो पार्टनर्स की बात चली जाएगी, ओके। तो जो इजी क्वेश्चंस है वो तो मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, बाकी लग रहा है जिसमें आपको डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट कि आपको याद आ जाए आपने पढ़ा क्या था, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो खर्चे जो हम क्या करते हैं, किस लिए, एसेट्स को एक्वायर करने में, जिसमें हम एसेट की खरीदारी करते हैं, ठीक है। और आपको पता है एसेट्स कहाँ पे जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, तो कोई भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मीन्स एसेट के लिए कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ट्रेडिंग या पीएनएल में नहीं जाएंगे, इनमें जाते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो डे टू डे इनकर हो रहे हैं, लाइक हो गया हमने सैलरी पे करी एम्प्लॉय को, रेंट की पेमेंट करी, वेजेस करे, ठीक है, तो ये सब जाते हैं हमारे पीएनएल और ट्रेडिंग में। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं मीन्स हमारे एसेट हो गए, वो जाएंगे बैलेंस शीट में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, सैलरीज और वेजेस, ये एक कन्फ्यूजन होती है, दो टर्म्स होती हैं, मैंने आपको बताया वैसे तो, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। कुछ क्या करेंगे, दोनों देखेंगे, सैलरीज अगर कोई सिर्फ फोकस करेगा सैलरी पे, देखेंगे सैलरी सैलरी, चलो जी ये दोनों जाते हैं पीएनएल में। अगर कोई देखेगा सिर्फ वेजेस में, बोलेंगे वेजेस वेजेस, चलो जाएंगे ये ट्रेडिंग में,
कि वेजेस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग डाल दो, सैलरीज इनडायरेक्ट है तो P&L डाल दो। नो, वो गलत हो जाएगा। हमने क्या देखना होता है हमेशा कि फर्स्ट टर्म क्या लिखी है, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, पहले लिखी है वेजेस, वेजेस होती है डायरेक्ट, तो हम बोल देंगे ये वेजेस और सैलरीज जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और अगर लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज हमें पता है पहले लिखा है और ये कहाँ जाती हैं, P&L अकाउंट में। देयरफॉर इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेट्स बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। अगर हमारे डेट हैं जो बैड होने जा रहे हैं, डेट बिकमिंग बैड का क्या मतलब होता है यहाँ पे, बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स क्या होते हैं, हमारे लिए खर्चे होते हैं, मीन्स वो डेटर्स जिनका पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज हमारे 100 रुपीज़ के डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, बट हमें कन्फ्यूजन है कि 20 रुपीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमारे लिए क्या है, ये बैड डेट्स हो गए, हमारा खर्चा हो गया, अब हमें नहीं मिलने वाला है, एक्सपेंस है हमारे लिए। तो बैड डेट्स हमारे क्या हुए, इंक्रीज हुए। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ, तो बैड डेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमें पता है ये जो 20 रुपीज़ कहाँ से, किसकी वजह से कम हुए हैं, डेटर्स की वजह से, जो पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो टू डेटर्स अकाउंट, डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया, एसेट हमारा उतने से कम भी हो जाएगा, एक तरफ से खर्चा हो गया और एक तरफ से हमारा एसेट भी कम हुआ। उन्होंने पूछा अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, उन्होंने पूछा क्रेडिट किसको करेंगे, तो हमने क्रेडिट किसको करा एंट्री में, डेटर्स अकाउंट को। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं, ए नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने क्या करा है, डेबिट करा है। बात वो ऊपर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने क्रेडिट किसको करना है, ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि डेटर्स बोल लो या अकाउंट रिसीवेबल, दोनों ही सेम ही पर्सन होते हैं, इनसे भी पैसा ही रिसीव करना है, अकाउंट रिसीवेबल भी यही है, पैसा रिसीव करना है। देयरफॉर बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच साइड ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट रिजर्व्स आर शोन। पहले तो पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है आपको पता है, बैलेंस शीट को कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। कह रहे हैं बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे हम रिजर्व्स को बताएंगे, तो ये मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था, रिजर्व्स आर अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। रिजर्व होते हैं, ये भी हमने कुछ पैसा साइड पे ही रखा होता है। बड़ी सारी टर्म्स है, रिजर्व्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिमस हो जाते हैं ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी। रिजर्व्स भी रिटेन अर्निंग्स का ही कुछ पार्ट है। रिजर्व्स भी अलग तरह के हो सकते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व देन वर्कमैन के लिए होते हैं, अलग अलग है। तो है कि पैसा हमने जो बिजनेस में प्रॉफिट था उसको साइड पे रखा है, एक तरह से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वो इन दी एंड किसको मिलना है, बिजनेस के ओनर को ही मिलेगा ना। उसका पैसा साइड पे रखा है कि हमें फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस को मीट करना पड़ सकता है, बट लाइबिलिटी ही है बिजनेस के लिए ये रिजर्व्स, ठीक है। तो लाइबिलिटी हमें पता है पोजीशन स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे। याद रखना ये नहीं वर्ड आप बोलोगे डेबिट साइड पे जाती है, बैलेंस शीट की कोई साइड नहीं है डेबिट क्रेडिट, वो सिंपल है, लेफ्ट साइड बोलो या राइट साइड बोलो, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। देयरफॉर हमें पता है लाइबिलिटी कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे लाइबिलिटीज ही बोलेंगे, क्योंकि रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, तो वही पोजीशन स्टेटमेंट की लाइबिलिटीज साइड पे जाएगी, एसेट साइड पे नहीं जाएगी, इधर ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल एसेट्स आर ऑफ ₹48,000 एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 18,000 देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ से ज़्यादा इजी समझ आएगा आपको। ये है हमारी यहाँ पे एसेट्स और इस साइड है हमारी लाइबिलिटीज। कहते हैं कि एसेट्स का टोटल अगर हमारा 48,000 है और हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं 18,000, एक्सटर्नल होंगी बाकी सारी बैंक लोन क्रेडिटर्स वगैरह, इंटरनल मतलब कैपिटल, बस एक कैपिटल की फिगर नहीं दी है, बाकी सब फिगर्स दिए हैं, और कहा कि एसेट का टोटल 48,000 है, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो एसेट का टोटल 48 है तो हमें पता है लाइबिलिटी का भी 48 ही होने वाला है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा दोनों साइड्स का टोटल इक्वल ही रहने वाला है। तो क्या होगा आंसर, देन टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी ₹48,000। और इंटरनल लाइबिलिटी अगर निकालने को बोलते तो वो होती 30,000, बट कुछ बच्चे हो सकते हैं वो 30,000 ही टिक कर आए ऐसे निकाल के बैलेंसिंग फिगर से, नो वो गलत होगा। सिंपल है, बस वही है ना, ट्विस्ट डाल देते हैं क्वेश्चन में। बस देखना है कि टोटल अगर 48,000 एसेट का है तो हमें कॉमन सेंस पता होना चाहिए यहाँ पे कि टोटल लाइबिलिटी का भी इतना ही होगा। देयरफॉर टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी ₹48,000। क्लियर। चलिए देन, डज इम्प्यूटेड कॉस्ट अपेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, वही नोशनल कॉस्ट मैंने आपको बताया, बस माइंड में सोचते हैं, एक्चुअल में इनकर नहीं होती। देयरफॉर इट विल नॉट अपेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयरफॉर इट विल बी दी फॉल्स, मतलब ऑप्शन बी होगा आंसर, क्योंकि इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करते, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी कॉस्ट, वही तभी हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ नोशनल कॉस्ट।
ओके देन द ड्रॉई और पेई इन प्रोमिसरी नोट इज नोन एज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है। जो प्रोमिसरी नोट बनता है उसमें जो ड्रॉई होता है या पेई होता है, मीन जिसको पेमेंट करनी होती है, पेमेंट कौन करेगा, जिसने कुछ प्रॉमिस करके रखा होगा ना कि हाँ मैं तुझे इस डेट पे पेमेंट कर दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोमिजी बोलते हैं, ना कि प्रोमिसर। प्रोमिजी होता है जो आगे पेमेंट फर्दर करता है। तो ड्रॉई, पेई या प्रोमिजी तीनों टर्म्स एक ही है, सेम पर्सन होते हैं ये। ओके, ईदर ऑफ द टू नहीं होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, प्रोमिसर भी नहीं है। प्रोमिजी है जो आगे फर्दर पेमेंट करता है उस बिल की। ओके, तो ये आपका कहाँ से है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक से है। ओके, देन नेक्स्ट वन, डेबिट वर्ड इज इन, डेबिट वर्ड किस में है, कौन सी लैंग्वेज में, फ्रेंच, लैटिन, पर्शियन और जर्मन। तो आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट है, पता होना चाहिए। डेबिट वर्ड है, इट इज इन लैटिन लैंग्वेज। ओके, देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम किसको बोलते हैं, पासियोली, दैट इज ऑप्शन ए। बाकी तो होंगे ही नहीं, नाम पढ़ने का फायदा नहीं है, तो माइंड में फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज लूका पासियोली। देन नेक्स्ट वन, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। अब फिर से बात आ गई कॉस्टिंग की, ऐसा कौन सा मेथड है कॉस्टिंग का जिसको हम कॉम्पोजिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। कॉम्पोजिट बोलो, कॉम्पोजिशन किसी चीज़ की, या मिक्सचर बोल लो, ठीक है। तो मिक्सचर बोल लो, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल, एक ही मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड्स एक साथ क्लब हो जाते हैं। तो कॉम्पोजिट कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है मल्टीपल कॉस्टिंग। अब मिक्सचर नहीं करना कि मीनिंग देखोगे उसका मिक्सचर होता है तो मिक्सचर कॉस्टिंग, नो, ये तो सिर्फ है कि आपको कंफ्यूजन के लिए दे दिया। बाकी मिक्सचर कॉस्टिंग कुछ भी ऐसा वर्ड है ही नहीं, कोई टाइप ही नहीं होती ऐसी, ठीक है। एक होती है मल्टीपल कॉस्टिंग जिसमें सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उसी का ही दूसरा नाम है कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। देन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था, दीज आर यूज बाय द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड्स अस सर्विसेज, और इसी का दूसरा नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग। देन टर्मिनल कॉस्टिंग, ये भी मैंने आपको बताया था, टर्मिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो हो रहे हैं ना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बस वही मैं चाहती हूँ आपको क्लियर हो और आप एग्जाम में बिल्कुल शांत माइंड से जाए और आपसे आराम से हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ओके, पैनिक नहीं होना है बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, ये भी कॉस्टिंग का ही पार्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट इज़ ए पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट या नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट आता है हमारे टाइम, मतलब बिजनेस में सेल का, कि जिस टाइम पे हमारी सेल्स और हमारी कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट को, ये मतलब देखा जाए एक तरह से काफ़ी क्रिटिकल है ना ये सिचुएशन की, मतलब बहुत रेयर होगा ऐसा कि सेल और कॉस्ट बराबर हो जाएगी हमारी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट भी कुछ नहीं है, सेम पॉइंट भी कुछ नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। और भी कई सारे नाम होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम, या फिर बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इक्वल हो रही है यहाँ पे हमारी सेल्स और कॉस्ट। देन इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल और कॉस्ट आपस में बैलेंस हो जाती हैं। तो ये कोई भी टर्म हो, ब्रेक इवन हो, क्रिटिकल हो, इक्विलिब्रियम हो या बैलेंसिंग हो, तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना कि ये सारी एक ही हैं आपस में टर्म्स। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹500 and the balance debit as per cash book is the starting point, then the correct treatment is, ये मैंने आपको करवाया है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब कोई चीज़ ओवरकास्ट या अंडरकास्ट होती है। यहाँ पे बात की है कि अगर कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई तो क्या हुआ, ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। यहाँ पे कैश बुक, ठीक है, हमें क्या करना होता है, हाँ, और हमें, और एक और चीज़ यहाँ पे हमें बैलेंस किसके लिए दिया, पहले हमने देखना ओपनिंग बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, और डेबिट ही है, मीन्स फेवरेबल बैलेंस दिया है एज दी स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स हमने अब कहाँ पे जाना है, एट द बैलेंस ऑफ पास बुक। उसका क्या मतलब हुआ, हमें हर एक चीज़ वैसे करनी है जैसे बैंक ने करी होगी, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे हुआ क्या, कैश बुक की डेबिट साइड ज़्यादा हो गई 500 से, डेबिट साइड ज़्यादा हुई मीन्स रिसीट साइड होती है ये, तो रिसीट साइड ज़्यादा हो गई 500 से, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, हमारा एंड में बैलेंस भी ज़्यादा आया होगा यहाँ पे, मीन्स डेबिट बैलेंस भी हमारा ज़्यादा हो गया होगा 500। ये डेबिट बैलेंस होगा ना, चाहे हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी छोटी हो गई होगी 500 से, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने ज़्यादा शो कर दिया। दिस इज़ दी डेबिट बैलेंस, ठीक है। हमारे क्या हुआ, कैश बुक से 500 रुपया ज़्यादा दिख रहा है, और हमें डेबिट बैलेंस ही दिया है एज़ पर कैश बुक। सपोज हमें डेबिट बैलेंस दिया है एज़ पर कैश बुक ₹1000, तो ये जो ₹1000 आया है इसमें 500 जो है एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है। तो हमें पासबुक में तो नहीं ऐसा किया है ना, हम पासबुक में ओवरकास्टिंग नहीं करी है, तो वापस पासबुक में आने के लिए यही 500 हम वापस रिड्यूस कर देंगे। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सब्ट्रैक्ट ₹500 फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देन
बैंक स्टेटमेंट शोड ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹2000। बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, मीन स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट दिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, दैट मीन्स ये 2000 हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, ये मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ। उसके बाद इतना तो हमें पता लग गया पासबुक के अकॉर्डिंग दिए, तो हमें कहाँ पे जाना है, बैलेंस एज पर कैश बुक में, तो जो भी एंट्रीज करनी है हमने कैश बुक को सोच के ही करनी है। ओके, अ चेक फॉर ₹500 ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने कोई चेक ड्रॉ करा, मीन्स हमने चेक बैंक में लगा दिया 500 का कि हम आगे फर्दर उसकी पेमेंट करवाने वाले हैं अपने क्रेडिटर को। तो क्या हुआ, हमने तो अपनी तरफ से 500 डिडक्ट कर दिए कैश बुक में, बट बैंक में वो थोड़ी देर के बाद जाके डिडक्ट हुए हैं, मीन्स हमारी कैश बुक में 500 लेस हुए, बैंक में अभी तक लेस नहीं हुए। तो हमने कहाँ जाना है, कैश बुक के ही बैलेंस पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, बैंक में बोलेंगे हम पहले ही 500 भी लेस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 500, तो अब क्या होगा, बैलेंस कितना हो जाएगा 2500 नेगेटिव, और ये क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, और नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 2500 मीन्स ओवरड्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी 2500 ओवरड्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चीज़ के लिए, आफ्टर चार्जिंग हो या बिफोर चार्जिंग हो, अगर आपको आएगा फॉर्मूला कि आप निकाल के बताएं अमाउंट ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर के लिए आपको हमेशा फॉर्मूला क्या याद रखना है, प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा, ये है आफ्टर के लिए। अगर बिफोर की बात करेंगे, बिफोर में सिंपल हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज, बोलो यहाँ पे उसको मैं आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ मैं रेट लिख देती हूँ। ठीक है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, यहाँ पे भी रेट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट, यहाँ पे 100 प्लस रेट नहीं करना है बिफोर के केस में। जब आपको बोला कि मैनेजर को कमीशन मिलेगी ऑन दी 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर की बात की मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, प्रॉफिट है हमारे पास 2100, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट कितना है 5% दिया हमें, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ₹100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ क्या कराएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, 2100 का 5% निकाल के बोल देंगे 105 आंसर है, नो वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है, आफ्टर याद रखना है, आफ्टर के केस में हमने डिनोमिनेटर में रेट को भी ऐड कर देना होता है 100 के साथ। ओके, क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट वन। वाइल डूइंग एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन, जब हम एडजस्टमेंट्स, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स में बताई थी, कई सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनमें से कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक तो यहाँ पे जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से हमारा क्या है, स्टॉक एसेट होता है ना, तो एसेट कहाँ पे जाती है, हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे एसेट साइड होगी और यहाँ पे हमने लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जब एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको पता है हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट कहाँ चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक चला गया बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो कहाँ पे आएंगे इसकी, इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो ये गलत होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है, तो ट्रेडिंग में जाता है। देन पोजीशन स्टेटमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, यस पोजीशन स्टेटमेंट ही क्या है, बैलेंस शीट, तो आपको पता होना चाहिए, वही मैंने कहा पोजीशन स्टेटमेंट मीनिंग पता हो ना आपको कि उसी को बैलेंस शीट को ही कहते हैं, तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा ये बैलेंस शीट है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर में क्या है, आप सोचेंगे अच्छा यहाँ पे बैलेंस शीट तो फिर शायद यही हो, नो दैट विल बी इनकरेक्ट, तो याद रखना बैलेंस शीट और ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ओके, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो ऐसा नहीं है, देन ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्रूड इनकम इज, थोड़ी देर पहले ही बताया, वहाँ पे एक्रूड रेवेन्यू की बात आई थी, तो मैंने आपको क्या कहा था, वो आपका एसेट है जो आपका लेना बन गया, आपने एक्चुअल में रिसीव नहीं करा, तो एक्रूड इनकम है विच इज नॉट येट रिसीव्ड बाय यू, दैट विल बी दी एसेट, देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एसेट। बाकी इनकम बोलो तो इनकम मैंने आपको बोल दिया कि जब तक एक्चुअल में आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक हम उसको इनकम नहीं बोल सकते। ओके, देन नेक्स्ट वन,
When the balance as per the cash book is the starting point, direct deposit by customer is, अगर आपको बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट, हमें पता है अब कहाँ जाना है, हमने बैलेंस एज पर पासबुक में, तो सब कुछ हमने कैसे करना है, जैसे पासबुक ने करा होगा। अब कह रहे हैं कि अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दी चीज़, उससे क्या हुआ होगा, बैंक में तो वो चीज़ ऐड हो गई, बट हमें घर पे बैठ के तो ना पता लग रहा है कि कैश बुक में इसको हमें ऐड करना है, चीज़ को हमारे कस्टमर ने पैसे जमा करवाए, हमें कैश बुक में भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि अब सब कुछ हम कर रहे हैं एज पर दी पास बुक, देयरफॉर इट विल बी एडेड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Then next one, if the date of withdrawal of drawings is not mentioned, what time period should be taken for interest on drawings? मैंने आपको बोला कि ड्राइंग्स या तो इवन हो सकती हैं या अनइवन हो सकती हैं, बट कई बार होगा आपको डेट बताई नहीं होगी कि किस डेट पे हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, उस टाइम पे भी तो हमें कुछ टाइम पीरियड तो देखना होगा ना कि किस डेट पे कर रहे हैं, एंड एट दैट टाइम हम टाइम पीरियड कितना लेते हैं, फॉर दी 6 months. Therefore option A is the correct answer. नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज, नहीं इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे बट उसके लिए 6 मंथ्स का ही टाइम रखेंगे, 12 मंथ्स भी नहीं है, 6.5 मंथ्स भी नहीं। देन वन मोर थिंग, आपको मैंने बताया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ जो मतलब उसका रेट दिया होगा इंटरेस्ट का, उसके साथ पर एनम अगर लिखा होगा, देन एट दैट टाइम वी हैव टू टेक टाइम पीरियड, मीन्स टाइम पीरियड को हमने कंसिडर करना होता है, बट जब पर एनम नहीं लिखा होगा तब हमने टाइम पीरियड को भी कंसिडर नहीं करना। क्या मतलब हुआ, सपोज आपकी 10,000 की ड्राइंग्स थी और 10% रेट दिया था, पर एनम नहीं लिखा है, तो सीधे हमने बोलना इंटरेस्ट होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 1,000। बट अगर यहाँ पे लिख दिया होगा कि 10,000 की ड्राइंग्स हुई हैं और इंटरेस्ट हमें दिया है 10% पर एनम लगा दिया है, और साथ में ही हमें अगर डेट भी नहीं मेंशन करी, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड तो हमने लेना है, क्या लेंगे फिर, 10,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, यही कि हमने 6 मंथ्स को ही उस टाइम कंसिडर करना होता है। देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कैलकुलेट दी आंसर। क्लियर है यहाँ तक, इससे भी आपको कई कॉन्सेप्ट्स मिल गए सीखने को। उसके बाद next question is, the amount of goodwill brought by new partner should be distributed among the old partners in which ratio? अब क्या होता है, ये किस में है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में है कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है बिजनेस में, उस टाइम पे वो जो गुडविल का अमाउंट होगा हमने ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में देना है, तो आपको याद रखना है दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में करते क्यों है, लॉजिक देखा जाए तो क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, उस वजह से क्या होगा, जो पुराने पार्टनर्स होंगे पहले से काम कर रहे, उनको अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर को भी देना पड़ेगा। अगर उनका पहले सपोज 2 ही पार्टनर्स थे तो 1:1 शेयर था, बट अब 3 पार्टनर्स हो गए तो ये 1:1 नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा, उनका सेक्रीफाइस हो जाएगा, कुछ शेयर उनका डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो गुडविल का अमाउंट लगेगा न्यू पार्टनर, हम बोलेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा है ना, उनकी उसी रेशो में उनको इस गुडविल का अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देयरफॉर इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? Then next one, transactions related to property, assets or possessions is related to option A real account, option B personal account, option C cash account और option D nominal account। ऐसी transactions जो हमारी property, हमारे assets या फिर हमारी possessions से related हो, जो हम possess करते हैं, own करके रखते हैं, वो transactions सारी देखा जाए तो हमारी क्या है, सब assets हैं। और asset के लिए कौन सा account होता है, रियल अकाउंट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था पर्सन्स के लिए, कैश अकाउंट सिंपल है, ये भी एक एसेट ही है। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस। क्लियर है यहाँ तक? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:1 रेशो, सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, व्हाट इज द न्यू रेशो देन? अब ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं, और ये किसका है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, जो पार्टनरशिप के टॉपिक में था कि अगर 2 पार्टनर्स हैं 3:1 रेशो, ये मैंने आपको समझाया था, मैं जल्दी से एक बार दोबारा सॉल्व करवाती हूँ। हमने क्या करना है, देखा कि ओल्ड रेशो हमारी थी 3:1, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है किसके लिए, 1/8 शेयर के लिए, ठीक है, सी एडमिट हो रहा है, तो इस टाइम पे हमने क्या करना होता है, हमने पहले निकालना होता है रिमेनिंग प्रॉफिट। सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 1 है पूरे बिजनेस का, और उसमें से अगर सी को शेयर मिलने वाला है 1/8 का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाएगा 1 - 1/8, दैट इज 7/8। टोटल 1 था, उसमें से 1/8 सी का चला गया, पीछे रह गया 7/8, मीन्स ये किसका है, ए और
बी का रिमेनिंग। तो न्यू रेशो कैसे निकलती है, रिमेनिंग शेयर को हम ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिमेनिंग शेयर है 7/8, ओल्ड रेशो कितनी है ए की 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी 21/32, ये आ गई ए की। देन बी का भी हो जाएगा रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 32। नाउ सी का शेयर हमें पता है, उसको 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा, तो सी का यही शेयर है, बट हमें डिनोमिनेटर को मैच करने के लिए क्या करना होगा कि ये भी 32 हो जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 4/32। तो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, देयरफॉर वी कैन से न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर 21:7:4, ये हो जाएगा 21:7:4। तो हम ये देखेंगे हमारे क्वेश्चन में कहाँ दिए ये आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? तो हमें पता लग गया कि न्यू रेशियो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी को अगर डाउट भी था तो आई थिंक क्लियर है, फिर से आपको दोबारा रिवाइज हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी फुल्ली अलाउड टू पार्टनर्स इफ ट्रीटेड एज, हम पार्टनर्स को कैपिटल जो होगा उसके पे इंटरेस्ट पूरा अलाउ कब करेंगे, इफ़ ट्रीटेड एज। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक तो होता है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती हैं, वो सारी आइटम्स जो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो सैलरीज रेंट वेजेस ये सब आ रही हैं, ये सारे होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट हो ना हो कुछ भी ये खर्चे पहले ही हमने दे देने हैं, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो ही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है वरना नहीं करनी। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हम कहाँ पे करते हैं, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज आ गया कि देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो किसका पार्ट है, मीन्स वो कहाँ पे जाती हैं आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहे हैं कि पूरा अलाउ कब करेंगे पार्टनर्स को। मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमने वो चीज़ें देनी ही देनी होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में। मींस चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली देना ही देना है। कब देना होगा, वही जब हम कब ट्रीट कैसे करेंगे उसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या होता है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट देंगे वरना नहीं देंगे, और अगर हमें कम प्रॉफिट होगा तो जितना होता है प्रॉफिट उसी के हिसाब से हम रेशो में डिवाइड कर देते हैं, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमने इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो मेन आता है ट्रीटमेंट होता है या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे फुल्ली अलाउड की बात की थी, वो तभी होगा अगर हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ओके क्लियर? देन नेक्स्ट वन, when goods are purchased for joint venture the amount should be debited to। अब जॉइंट वेंचर के लिए हमने गुड्स परचेज करे, जॉइंट वेंचर को एक तरह से आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, वही डेबिट करो सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करो सारी इनकम्स को। अब जब आप जॉइंट वेंचर में परचेजेस कर रहे हैं एक तरह से खर्चा ही हो रहा है ना, तो क्या होगा, डेबिट होगा। इतना तो हमें कंफर्म है कि डेबिट ही होना। और उन्होंने पूछा है कि अमाउंट किसको डेबिट करेंगे, ठीक है। जब हमने डेबिट करना है जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे आएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कुछ परचेजेस करी, ऐसे जनरल हम नॉर्मल एंट्री क्या करते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो था जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। बट जब जॉइंट वेंचर का केस आता है वहाँ पे हम परचेजेस की जगह लिख देते हैं जॉइंट वेंचर। Therefore, amount will be debited to joint venture account. That is option B. Purchases मत कराना गलती से. Okay. Then next one, cash withdrawn by proprietor should be credited to। अगर कोई cash withdraw करेगा, proprietor withdraw करेगा, तो किसको credit करेंगे? पहले तो एंट्री देखेंगे, प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ कर लिया मीन्स ड्राइंग्स कर ली, और ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स एक्सपेंस है तो डेबिट करा। टू, हमने कैश विड्रॉ करा, कैश चला गया, एसेट कम हुआ तो कैश को क्रेडिट करा। और क्वेश्चन में पूछा है वुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हमने करा कैश को। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कैश अकाउंट। ड्राइंग्स नहीं होगा, ड्राइंग्स को तो हमने डेबिट करा है, देन कैपिटल भी नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन ए ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, ऑप्शन सी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, मीन्स ए भी है और सी भी है। कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सिर्फ ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग वाला ही होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। यस, ये होता है। ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पे पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हो रहा था। पहले ओल्ड रेशो ज़्यादा थी, फिर हमें सेक्रीफाइस हुआ, ओल्ड में से सेक्रीफाइस निकाल के हमने रखा कि अब हमारी न्यू रेशो कितनी होगी। तो एक ये फॉर्मूला हो जाता है। बाकी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लें। बाकी ये है क्विक रिविजन है, और मैं यही सोच के चल रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ कि आपने पहले से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑल द फॉर्मूलाज एंड थिंग्स जो आपको याद रखनी है। ओके, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या बोल सकते हैं डेथ के टाइम, क्योंकि पार्टनर कोई बिजनेस छोड़ के जा रहा है, मीन्स उसका जो शेयर होगा वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रह जाएंगे उनको मिल जाएगा, तो दे विल गेन, मीन्स ओल्ड रेशो में उनकी गेनिंग रेशो ऐड हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे कि ये हमारी न्यू रेशो आएगी। देयरफॉर ये दोनों ही फॉर्मूला होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या फिगर्स दी रखी हैं, वेदर ऑफ गेनिंग रेशो और वेदर ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, एंड दीज बोथ आर दी करेक्ट, इसलिए आंसर हुआ डी। Okay, then next one. At the end of accounting year, all nominal accounts in ledgers are option A balanced and transferred to P&L account, option B not balanced and their balance is transferred to P&L account, option C not balanced and their balance is transferred to balance sheet, option D balanced like real and personal account। अब आप देखेंगे ओह ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब हम बैलेंस करेंगे अकाउंट्स को, मैंने आपको बताया बस रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जिसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको हम बैलेंस नहीं करते हैं, देयर बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप देखेंगे बैलेंस कंफ्यूजन होगा, क्या बैलेंस कौन सा? एक तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स होता है, फिर हम बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन वाली बात आती है, फिर टोटल करने वाली बातें आ जाती हैं। सिंपल याद रखना है यहाँ पे बैलेंस का क्या मतलब होता है कि बैलेंस कैरी डाउन वाली फिगर्स किसकी आएंगी? एसेट्स की आएंगी और पर्सन्स की आएंगी, क्योंकि एसेट्स ही ऐसे होंगे कि इस साल हमने डेप्रिशिएट करके वैल्यू कम कम करके वैल्यू दिखा दी बैलेंस शीट में, वही नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी एसेट की, ठीक है। तो वो बैलेंस करके हम उनको बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखते हैं। बट नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के ख़त्म कर देते हैं। ये तो नहीं है ना कि इस साल हमने सैलरी पे कर दी एक एम्प्लॉय को, तो वही हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं यही सैलरी। नो, वो एक बार पेमेंट कर दी, अकाउंट खत्म, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे की तरह बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये होते हैं नॉमिनल। बट रियल और पर्सनल खत्म नहीं होते हैं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। पर्सनल में हो गया जैसे डेटर, डेटर का अकाउंट जरूरी थोड़ा ना पूरा खत्म हो जाए, हो सकता है कुछ पेमेंट वो नेक्स्ट ईयर दे, तो इनके बैलेंस आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और जो हम बैलेंस शीट में बता देंगे इनको कि रियल अगर एसेट की वैल्यू तो इतनी रहेगी, तो बैलेंस शीट में बताओ, पर्सन है क्रेडिटर्स या डेटर्स वो बैलेंस शीट में बता दो लास्ट में कि हमारी ये पोजीशन है इनकी। बट जो खर्चे वगैरह है वो तो हम खत्म कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको हम बैलेंस नहीं करते। तो बैलेंस से यहाँ पे सिंपल आपने क्या याद रखना है कि जो रियल अकाउंट्स होते हैं और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं, बट नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते, उसका डिफरेंस हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई भी एसेट है, सपोज मशीनरी का अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई, ये मशीनरी अकाउंट का बनता होगा जब हम लेजर अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस है, यहाँ आएगा तो पता है आपको टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे आएगा तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये है इनको हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर बात की जाए, जैसे मैं कोई नॉमिनल अकाउंट ले लेती हूँ, लाइक सैलरी का अकाउंट ले लिया, इसका नॉमिनल नेचर है ना, तो इसका जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे कैरी डाउन की बात हुई थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं जाके, ठीक है। तो ये होता है कि इनको हम बैलेंस कर रहे हैं, बट ये बैलेंस नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं नॉमिनल। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स का क्या होगा, आपको पता लग गया, इनको हम बैलेंस नहीं करते, नॉट बैलेंस्ड है, इतना तो कन्फर्म है, बी और सी में से होगा, बैलेंस तो होते ही नहीं है, बैलेंस होते हैं सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट। अब नॉट बैलेंस्ड है और आगे आपको पता है नहीं होंगे बैलेंस, और कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एंड इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में नहीं होते, बैलेंस शीट में कौन से होते हैं, रियल और पर्सनल। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन बिजनेस विल इंक्रीज। हमने अपने बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा तो उससे क्या इंक्रीज होगा, ठीक है।
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी लाइबिलिटीज इक्विटी एंड बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और ऑप्शन डी एसेट्स एंड इक्विटी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम देख लेंगे जर्नल एंट्री क्या बनती है। जब हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। तो इससे क्या इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हुई, या बोल सकते हैं हमारी इक्विटी इंक्रीज हुई। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब आप बोलेंगे यस कैपिटल तो लाइबिलिटी है, यस ये ऑप्शन हो सकता है, बट वेट करें, हो सकता है लाइबिलिटी की जगह हमें डायरेक्ट इक्विटी लिख दिया हो तो दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो दिया है एसेट्स एंड इक्विटी, ये ज़्यादा अच्छा आंसर लग रहा है ना। मतलब अगर हम देखें इन डेप्थ जाके कि लाइबिलिटीज़ के अंदर भी कौन सी लाइबिलिटी है, दैट विल बी इक्विटी, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी लाइबिलिटी इक्विटी और बैंक बैलेंस, बैंक का तो कोई रोल ही नहीं था बीच में। देन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज नो, यहाँ पे आएगा आपका एसेट्स और इक्विटी, क्योंकि कैश एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल हमारी इक्विटी इंक्रीज कर गई, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट वन, करंट रेशियो इज इक्वल टू, ये आपको रेशियो एनालिसिस वाले टॉपिक में होगा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको सिंपल याद रखना है, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। देन डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी नहीं होगा, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, ये डेट इक्विटी रेशियो का होता है कि आपका अपना इक्विटी खुद का पैसा कितना लगा और डेट कितना है, और अगर आपको पता हो इनकी आइडियल रेशियो कितनी होती है, आपको पूछ सकते हैं, तो आपको बोलना है 2:1, इतनी हो तो चलता है। ओके, देन करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी ऐसा कुछ नहीं है, देन करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल ऐसा भी नहीं है, बट ये जो वर्किंग कैपिटल है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। अगर यही हम करंट एसेट्स को डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटीज से तो वो बन जाता है करंट रेशियो का फॉर्मूला, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की बात करें इन्वेंट्रीज की तो ये होता है एज पर AS2। AS क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये कौन इशू करता है, ASB। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, उनके अप्रूवल या मेन जो उनको हेड करता है दैट इज़ बाय ICAI, उनको क्या कहते हैं हम, इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म आ सकती है तभी मैं आपको बोल रही हूँ, याद रखना है इसको भी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एज पर AS2 इन्वेंट्रीज जो होता है उसमें कहते हैं कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करना है, इट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ध्यान से इसको ध्यान देना कि कॉस्ट प्राइस कम है या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा हम उसी पे ही अपनी क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज हाई पे नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इन दोनों में से जो लेस होगा दैट इज ऑप्शन डी, उसी पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। देन यहाँ से एक और MCQ बन सकता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे ही क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस, जो हमें क्या कहता है कि पहले से ही हम क्या करना है, एक तरह से सोच समझ के चलना है, ज़्यादा प्रॉफिट अपनी बुक्स में शो नहीं करना है। तभी नहीं होगा ना शो, अगर हम अपनी एसेट की वैल्यू भी कम ही दिखाएंगे तभी हम बोलेंगे कि हाँ हमने हर चीज़ को क्या करा है, लिमिटेड ही रखा है, एक्सेस करके शो नहीं करा। तो क्लोजिंग स्टॉक इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो करेक्ट नहीं है। तो पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, पहली है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ये ऑप्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, अगर कैपिटल को एक साइड रख दें, ठीक है, कैपिटल यही रही, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, यस ये भी ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर इसमें, क्योंकि उन्होंने नॉट करेक्ट का पूछा है। ध्यान देना, अब आप ये नहीं ना कराना, नॉट करेक्ट पूछा है तो आप देखेंगे ठीक है तो टिक कराएं, कई बार बच्चे का तो नॉट पे फोकस ही नहीं करते या कन्फ्यूजन हो जाती है, पूछा क्या है बस आंसर को कराते हैं। तो हमने ध्यान देना, जो उन्होंने पूछा कि जो करेक्ट नहीं है, गलत है, यहाँ पे जो सही है उसको टिक नहीं करना है, जो गलत है वो बताएं कौन सा है। ओके, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी, अब लाइबिलिटी को एक साइड रखें,
लाइबिलिटी यहीं रहने दी, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा और एसेट माइनस कैपिटल को ही हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन डी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, बट अभी तो हमने कहा कि लाइबिलिटी एसेट माइनस कैपिटल होती है, कैपिटल प्लस तो हो ही नहीं सकता कभी इनके बीच, देयरफॉर ये होगी इक्वेशन गलत, मीन्स यही हमारा है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, देन नेक्स्ट वन, कंटिजेंट लाइबिलिटी इज शोन ड्यू टू, पहले तो कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कंटिजेंट होती है विच इज अनसर्टेन, जो हमें नहीं पता है लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज एट दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कोर्ट केस है, आपको कोई पेंडिंग कोर्ट केस है जो अभी आपको पता नहीं है कि आगे फेवर में होगा या नहीं होगा, यहाँ पे कोई लिटिगेशन एक्सपेंसेस चार्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, बुक्स में पहले से ही शो करते हैं लाइबिलिटी, शायद हमें पेमेंट करनी पड़ जाए, बट एक्चुअल में हमारी लाइबिलिटी नहीं होती, तो उसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, कहाँ पे बताते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी को, एट दी फुट नोट, मीन्स बैलेंस शीट के बाहर नीचे नोट्स में बता देते हैं। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी कहाँ पे शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एट दी फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। और कंटिजेंट लाइबिलिटी अनसर्टेन होती है, और ये कह रहे हैं कि इसको हम बुक्स में किस वजह से बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइबिलिटी है नहीं ना, बट हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है हमने हर एक चीज़ अपनी बिजनेस में बताने, कुछ कंसील नहीं करना है ताकि यूजर्स को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है हर एक चीज़ बतानी है, तो चाहे कंटिजेंट लाइबिलिटी भी क्यों ना हो, कि मतलब अनसर्टेन भी क्यों ना हो, फिर भी आप बता के रखें। बाकी मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मैच करें, हो नहीं सकता। देन मटेरियलिटी है, सिर्फ मटेरियल आइटम्स बताएं। देन मनी मेजरमेंट कहता है कि आपको क्या करना है, हर एक चीज़ जो मॉनेटरी टर्म्स में काउंट हो सकती है वही रिकॉर्ड करनी है, नॉन मॉनेटरी को इग्नोर कर देना है। ओके, देन यूजर्स की बात की जाए, यूजर मैंने आपको बोल दिया ना, यूजर कौन है, जो जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे फाइनेंशियल या हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। लाइक मैंने आपको बताया इंटरनल यूजर्स होते हैं, दो तरह के यूजर्स हैं, एक होता है इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाते हैं जो विद इन द बिजनेस होते हैं, लाइक हमारे हो गए ओनर्स, हो गए हमारे एम्प्लॉयज़, हो गए ओके हमारे मैनेजर्स हो गए। और एक्सटर्नल में आ जाती है हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं जो आउटसाइड दी बिजनेस होते हैं। ये सारे हैं हमारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको हमें हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है क्योंकि इन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो आगे फ्यूचर में सोच रहे होंगे कि हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके, तो वो तभी करेंगे ना अगर उनको हमारे बिजनेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होगी, तभी वो सही से डिसीजन ले पाएंगे। देयरफॉर इट विल बी बेटर टू डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट थिंग्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसीलिए इसका आंसर है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सपोज ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड देन बाइज फर्नीचर फॉर टी ऑन क्रेडिट, फॉर नहीं आएगा, मैं फ्रॉम आएगा। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 और उसके बाद क्या किया, ही बॉट फर्नीचर फ्रॉम टी लिमिटेड उधार पे ऑन क्रेडिट फॉर ₹2,000। नाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज विल बी, मतलब ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे दी हैं, इनसे आप बताएं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी। यही एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में फिट करके बताएं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक में काफ़ी अच्छे से समझा था ट्रांजैक्शंस में कि किस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को वेरीफाई करके बताते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे करने को कहा। पहले तो है ए ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश से, पहले एक एक अमाउंट देखते जाएंगे। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा उससे क्या हुआ, कैश भी इंक्रीज हुआ, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हुई, मीन्स एसेट में हमारा कैश आ जाएगा 50,000 और कैपिटल भी हमारी कितनी आ जाएगी +50,000। ठीक है, उसके बाद एंड देन बाइज फर्नीचर फ्रॉम टी लिमिटेड ऑन क्रेडिट, फिर फर्नीचर भी हमने खरीदा बट किस पे, ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, बट फर्नीचर तो आया ना, एसेट आया, फर्नीचर हमारा आ गया कितने का, 2,000 का। और साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए, टी लिमिटेड आ गया हमारी बुक्स में एज अ क्रेडिटर कितने का, 2,000 का, तो मतलब 2,000 की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 50,000, ये हम कह सकते हैं ये टोटल एसेट्स कर लेंगे हम, टोटल 52,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होगी 2,000 प्लस 50,000, ये है लाइबिलिटी कैपिटल। इक्वेशन हो गई हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वही हमने करेक्ट यहाँ पे ढूंढनी है, ये है 52,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 2,000, बस यहाँ पे रीशफल इस तरफ कर दिया है, बाकी ये
सेम है। ये देखें 50 + 50 हो नहीं सकता क्योंकि हमारी पहले 52 तो है ही है एसेट्स, एसेट 52 हो ही नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स बाकी सारी गलत है। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100। हमने सेंचुरी पे तो पहुंच गए हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में भी सेंचुरी मारनी है, मतलब अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्रेडिट नोट्स आर इशूड व्हेन द सेलर डिलीवर गुड्स टू परचेजर। ऑप्शन बी, goods are returned to the seller by buyer. Option C, there is not enough money in the bank. Option D, none of these. और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि क्रेडिट नोट इशू होते हैं जब हम कौन सी रिटर्न करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। मीन्स हमारा कोई डेटर था, उसने हमें गुड्स वापस कर दिए, उस टाइम पे हमने अपने डेटर को क्या करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है। मीन्स इट इज इशूड बाय सेलर टू बायर, ठीक है। मीन्स बायर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, मीन्स बायर सेलर को गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे रिलेट होगी ये टर्म, क्रेडिट नोट्स आर इशूड व्हेन द सेलर डिलीवर गुड्स टू परचेजर। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर बाय बायर, यस, गुड्स बायर रिटर्न कर रहा है किसको, सेलर को, ये ऑप्शन भी हो सकता है। देन देर इज नॉट एनफ मनी इन द बैंक, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है इसलिए आप वापस कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। दिस इज टोटली इररिलेवेंट, इसको छोड़ देना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब गुड्स क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं, किससे, बायर रिटर्न करता है सेलर को। मीन्स सेलर इस टाइम पे हम बन जाएंगे क्योंकि हमने सब कुछ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमारा बायर हमें कुछ रिटर्न करके जा रहा है, मीन्स हमारी सेल्स रिटर्न हो रही है, उस टाइम पे हमने अपने डेटर को क्या करना है, या वी कैन से बायर को क्या करना है, क्रेडिट नोट इशू करना होता है। क्रेडिट नोट इशू होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, उसका उल्टा डेबिट नोट विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ बैलेंस शीट इज, क्वेश्चन इज सेइंग कि बैलेंस शीट की नेचर क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है कि इसकी हम बोलेंगे कि एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट सिंपली हम बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट है, किसकी, एसेट्स और लाइबिलिटीज की, कोई अकाउंट नहीं है स्पेसिफिक, देयरफॉर इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। और बैलेंस शीट को मैंने आपको बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन statement. Okay, then next one, the first step in accounting process is, accounting का एक proper follow करते हैं process हम। सबसे पहले क्या होता है, हम transaction को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन हमें मिलेगी तभी तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, कुछ बच्चे जल्दी कराएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वो गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद पहले हम मेजर करते हैं। कंडीशन होती है कि ट्रांजेक्शन तो हमने देख ली, अब देखेंगे कि इसको हम क्या पैसों में मेजर कर सकते हैं, मीन्स मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं। जब मेजरिंग हो जाएगी, मीन्स पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप होता है मेजरिंग, देन थर्ड स्टेप होता है कि एक बार हमने देख लिया यस इट इज़ इन मॉनेटरी टर्म्स, उसके बाद हम बुक्स में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। देयरफॉर थर्ड स्टेज होती है रिकॉर्डिंग, उसके बाद होती है रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग हेड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। क्लासिफिकेशन के बाद हम करते हैं समराइजिंग, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और समराइजिंग के बाद वी डू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन आफ्टर दैट इन द एंड वी कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। देयरफॉर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन जो होता है, इट इज़ इनफैक्ट द लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से सब फील्ड कौन सी नहीं है, मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं ब्रांच नहीं है जो अकाउंटिंग की। तो हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की ब्रांचेज होती हैं, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, देन देखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है, बुक कीपिंग नहीं होती। इनफैक्ट बुक कीपिंग जो होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर ही आ जाता है वो। अकाउंटिंग की ब्रांचेस बनती हैं, देन ब्रांचेस के अंदर एक ऐसा टास्क है बुक कीपिंग जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब फील्ड नहीं है, इससे डिफरेंट है, देयरफॉर आंसर क्या होगा, बुक कीपिंग। बाकी सब तो उसके सब फील्ड या वी कैन से ब्रांचेस होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जिसमें हमने पैसों के बारे में डिसीजन लेना होता है, मैनेजमेंट होगी मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है पूरा इन ऑर्डर टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ हम कॉस्ट असर्टेनमेंट का ही काम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आई थिंक क्वेश्चन इज रिपीटेड शायद। इसमें क्या होगा, हमें पता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक
कॉलम का, बट यस हाँ रिपीट नहीं है। उस क्वेश्चन में था कि सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या बैलेंस होगा देन, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस किसके हो सकते हैं। तब हमें पता है बैंक कॉलम जो होगा कैश बुक में उसके दोनों बैलेंस हो सकते हैं, बट कैश बुक का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये याद रखना है, बोथ कैश और बैंक कॉलम तो होगा नहीं, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिक्स्ड एसेट्स। इनमें से क्या है जो प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन को। ऑप्शन वन, आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। हाँ वैसे तो है कि हम बिजनेस में यूज करने के लिए फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं। फिर ऑप्शन बी, ऑल आइटम्स विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली। फिक्स्ड एसेट वो सारी आइटम्स हैं जो जल्दी से वेयर आउट नहीं होती। वेयर आउट का यहाँ पे कहने का मतलब होता है डेप्रिशिएट नहीं होती, जिसकी वैल्यू नहीं गिरती। बट ऐसा नहीं है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू तो जल्दी जल्दी गिरती है ना, तभी तो हम साल भर साल उनकी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये नहीं है कि जल्दी क्विकली वेयर आउट नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट एक्सप्लेन करें, अभी तक है कि चलो शायद फर्स्ट ऑप्शन हो। देन थर्ड, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड नॉट मेंट फॉर रीसेल इन द बिजनेस। ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट आर फॉर द लॉन्ग टर्म, उसको ज़्यादा देर के लिए रखते हैं और उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, और उसको हम रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं रखते। तो मुझे तो लगता है आई थिंक अभी तक का बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। देन आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस। यस, फिक्स्ड एसेट पे हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, काफ़ी बड़ा खर्चा होता है, एसी कूलर वगैरह लेना है। बट यही अकेली आइटम्स नहीं है फिक्स्ड एसेट की जो महंगी हो, और अदर आइटम्स भी हो सकती हैं। तो ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, अकेले फिक्स्ड एसेट को तो नहीं यूज़ करें, करंट एसेट्स भी तो यूज़ हो रहे हैं बीच में। देयरफॉर ये भी प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर रहा है फिक्स्ड एसेट की। इसका करेक्ट आंसर होगा आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा लाइफ होती है फिक्स्ड एसेट की, और इनको हम रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं रखते। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, then next one, debt equity ratio of a company is 1:2, which of the following transaction will increase it। कह रहे हैं कि डेट इक्विटी रेशियो है 1:2। ठीक है, डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। वो कह रहे हैं कि कितनी है, 1:2 मीन्स 1/2। तो ये कैसे आया होगा, सपोज अगर आपका था डेट 10,000 का और इक्विटी थी आपकी 20,000 की, तभी हमने कहा कि दैट इट इज़ 1:2। अब कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो डेट इक्विटी रेशियो को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। शेयर्स इशू करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी इक्विटी इंक्रीज होगी, मींस हमारा डिनोमिनेटर और इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करेगा, हमारी ऊपर न्यूमिनेटर और डिक्रीज हो गए, फिर हमारी रेशियो तो और कम हो जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इंक्रीज की बात करी। ओके, देन ऑप्शन बी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, हमने अपने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, वापस कर दिए, पेमेंट कर दी डिबेंचर्स की, तो उससे क्या होगा, हमारे उल्टा डेट और कम हो जाएगा। तो और कम होगा, न्यूमिनेटर हम तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट इससे क्या होगा, न्यूमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर दिस विल आल्सो बी नॉट दी आंसर। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। डिबेंचर्स मतलब और आपने डेट इशू करा कैश में, मीन्स आपका डेट बड़ा इंक्रीज हुआ। यस, इट कैन बी द ऑप्शन, इससे हमारा डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी तक तो लग रहा है वैसे ऑप्शन सी। लास्ट भी देख लेते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने उधार पे खरीदा, आप बोलोगे यस इधर भी तो हमारा उधार बढ़ा, बट नोटिस करो इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, उधार पे खरीदा थोड़ी देर के लिए, बट जो डेट इक्विटी रेशियो में डेट की बात होती है दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का इसमें कोई रोल ही नहीं होगा। तो एक यही है जिसमें हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स फॉर द कैश, और यही लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जिसकी वजह से हमारी डेट इक्विटी रेशियो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। अब इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या वी कैन से रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। होता क्या है पहले, रेवेन्यू एक्सपेंस जो हम डे टू डे इनकर करते हैं, और वी कैन से जो रेकरिंग नेचर का होता है। पहला ऑप्शन, परचेज ऑफ कार बाय द ओनर ऑफ कार शोरूम फॉर रीसेल। ऑप्शन बी, पेड रेंट ऑफ फैक्ट्री। ऑप्शन सी, सैलरी पेड टू राम। ऑप्शन डी, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस की बात की, और एक दूसरा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस, जो हम किस लिए करते हैं, फॉर परचेजिंग द कैपिटल एसेट्स, मींस एसेट को खरीदने के लिए। अब कोई जल्दी जल्दी में क्या कराएगा, कार देखेगा, कार एसेट है तो टिक कराया ऑप्शन को कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, मतलब यही है जो हम रेवेन्यू एक्सपेंस को क्लासीफाई नहीं कर सकते। बट अगर आगे ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप देखोगे फॉर रीसेल है, और ये है भी किस लिए, कि किसी ओनर ने खरीदा है।
कार शोरूम के ओनर ने, ताकि वो आगे कार को रीसेल कर पाए। मीन्स बिजनेस ही कार का है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ गुड्स जिसकी सेल होने वाली है। तो सेल मतलब है जो रेगुलर रूटीन में होने वाला है, तो ये तो रूटीन के लिए है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। हम नहीं बोल सकते कि इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। यस, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस, देयरफॉर ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद पेड रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस जो रेवेन्यू नेचर का होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। देन सैलरी पेड टू राम, सैलरी इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंस, ये भी नहीं होगा। देन परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, अब ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर परचेज करा, ऑफिस के काम के लिए, दैट मीन्स इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा एसेट है, और यही है जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स रुपीज 5,000 पोस्टेड टू वाई इज एन एरर ऑफ, एक्स से पैसा रिसीव करा, बट जब पोस्टिंग करने की बात आई तब हमने वाई के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो ये कौन सा एरर है? पोस्टिंग की बात की ना, और एरर ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया, दैट इज इन दी एरर ऑफ कमीशन। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जब आप कोई गलत रूल अप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा, मीन्स आपने कोई एसेट खरीदा जिसमें आपको एसेट को डेबिट करना चाहिए था, बट आपने गलती से एसेट को नहीं करा, एक्सपेंस मान लिया उसको रेवेन्यू नेचर का, तो क्या हुआ, आपने रूल की गलती करी है, ना कि कोई इतनी बड़ी गलती हुई कि जिससे अमाउंट डिफर कर जाएगा। जस्ट इट इज़ दी एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप कोई चीज़ ओमिट कर जाते हैं या फिर भूल जाते हैं, एंड इट कैन बी पार्शियल और इट कैन बी फुल। ओके, तो यहाँ पे कमीशन में होगा एरर ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे आ जाती है रॉन्ग टोटलिंग, आ जाती है रॉन्ग बैलेंसिंग, आ जाती है, तो यहाँ पे भी पोस्टिंग की बात करी थी, तो इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ओके, then next one, goods of rupees 10,000 purchased from Mr. A were recorded in the sales book. The rectification of this error will, क्वेश्चन कहता है कि हमने 10,000 की गुड्स परचेज करी, किससे, मिस्टर ए से, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। हमने परचेज करी मीन्स हमें तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, बट हमने उसको क्या कर दिया, सेल में रिकॉर्ड कर दिया। उससे क्या हुआ होगा, हमारी सेल इंक्रीज कर गई होगी, और परचेज हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी उतने की, ठीक है। तो जब हमारी सेल इंक्रीज कर गई, आपको पता है सेल ये हमारा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी ये चीज़, ठीक है। जब हमारी सेल ज़्यादा होगी मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट, उस वजह से जो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो भी इंक्रीज कर गया होगा। बट नाउ दे आर सेइंग कि अगर ये ही एरर को हम रेक्टिफाई कर दें, ठीक कर दें, मीन्स वापस सेल का अमाउंट जितना एक्चुअल था रिड्यूस करके उतना ही लिख दें, उस वजह से क्या होगा एरर में, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा होगा वो भी कम हो जाएगा। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, इट विल रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट। इंक्रीज तो नहीं होगा, सेल कम हो रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हमारा कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा। देन हैव नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, नो, ऐसा भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो नहीं। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात की थी, वहाँ पे आई टोल्ड यू कि 3 मेजर अकाउंट्स बनते ही बनते हैं। एक तो होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, एक हमारा होता है कैश अकाउंट, और एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उन्होंने पूछा इनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है जो प्रिपेयर नहीं होता है। ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया रियलाइजेशन होता है प्रिपेयर, रिवैल्यूएशन नहीं। रिवैल्यूएशन इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, एडमिशन बोलो, रिटायरमेंट बोलो या डेथ, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन भी है, कैश भी है, बोथ ए एंड सी। उन्होंने कहा कि ए और सी दोनों नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें मैंने आपको एक और चीज़ मेन बताई थी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक ही वर्ड है सब चेंज कर देता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता है कि पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, और एक टर्म होती है अलग से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहीं पे बता देती हूँ, फर्म नहीं लिखा हो, सिंपल हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या है जो हम पढ़ रहे थे ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तब सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन होती है, किसकी, पार्टनरशिप की। बस अग्रीमेंट चेंज होता है, फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्म कलेक्टिवली किससे बनती है, पार्टनर से बनती है। जब पार्टनर्स ही पूरा बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं करना उन्होंने फर्दर, उस टाइम पे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बट जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है सिर्फ अग्रीमेंट चेंज होता है, जब पूरी फॉर्म बंद होने लगी है उस टाइम पे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये एक एडिशनल वर्ड यहाँ पे आ जाता है, और इसी टाइम पे हम प्रिपेयर करते हैं
हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है दैट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ ए फर्म, तभी बनाते हैं जब हमारी फर्म बंद होने लगी हो। बट रिवैल्यूएशन अकाउंट कई बार बनाते हैं जब हम सोचते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करना पार्टनरशिप को, तो हम रिवैल्यूएशन बना देते हैं। बट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फर्म एक ही बार बनता है। क्लियर? सो ये कुछ MCQs थे जो आई थॉट कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स की अब कवरेज हो चुकी होगी। इनफैक्ट पूरा रिवीजन हो गया होगा अकाउंट्स का जितना भी था। तो अब जिसने ये वीडियो देखा है पूरा, तो आई थिंक अब उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट फील कंफर्टेबल नाउ कि अब लगेगा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। येस यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन एग्जाम्स। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अच्छे से करना है। बाकी जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो गई, एक बार कर लिया, अब बाकी टेंशन लेने बिल्कुल मस्त रहना है। ओके, सो इफ़ यू थिंक कि वीडियो वर्दी रहा आपके लिए, एंड मैंने अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाया कि हर एक पॉइंट, हर एक आपको MCQ समझा पाऊँ कि कौन सा है नहीं है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। तो एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, इतना मैंने अपनी तरफ से करा, तो आप एक मुझे एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं इस चीज़ का। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड आप प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा एग्ज़ाम का कि कैसा रहा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सब अच्छा होगा। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द channel if anybody is new, and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.